हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड क्लास 11th के नोट्स और PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन 12th सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको क्लास 11th का हिंदी दिगंत भाग 1 के गद्य खंड का तीसरा पाठ आंखों देखा गदर का संपूर्ण व्याख्या करवाने वाले हैं। अर्थात आज हम आपको आंखों देखा गदर पूरा का पूरा पाठ पढ़ाने वाले हैं। और अगर आपको कक्षा 11 के हिंदी दिगंत भाग 1 के किसी अन्य पाठ के व्याख्या या फिर वस्तुनिष्ठ या फिर लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर की वीडियो को देखना है तो आप प्लेलिस्ट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए इसमें बिना देरी करते हुए आपको आंखों देखा गदर पाठ पढ़ाते हुए चलते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आंखों देखा गदर पाठ के लेखक कौन है। तो इस पाठ के लेखक हैं विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर। तो सबसे पहले आपको हम लेखक के बारे में पढ़ा देते हैं, क्योंकि लेखक से रिलेटेड भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि लेखक का जन्म कब हुआ, उनका मृत्यु कब हुआ, उनकी प्रकाशित पुस्तक के अन्य बहुत सारे क्वेश्चन। तो इस पाठ के लेखक है विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर, आंखों देखा गदर पाठ के। ये उनका इमेज मैंने ऐड कर दिया, वे ऐसे दिखते थे, विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर। अब आप पढ़िएगा इनके बारे में। तो जो विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर थे, उनका जन्म 1828 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म स्थान ग्राम वरसई, रायगढ़, महाराष्ट्र में हुआ था। अर्थात मुंबई के रायगढ़ के वरसई गांव में उनका 1828 ईस्वी में जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित बालकृष्ण भट्ट था। उनकी शिक्षा जो थी स्व अध्याय द्वारा परंपरागत रूप में संस्कृत मराठी। स्व अध्याय का मतलब होता है सेल्फ स्टडी। उन्होंने सेल्फ स्टडी के द्वारा ही संस्कृत और मराठी में विद्या को हासिल की थी। उनकी जो वृत्ति थी वह पुरोहिती, कर्मकांड एवं कृषि। पुरोहिती कर्मकांड का मतलब है पंडित का काम करते थे और कृषि करते थे, खेती करते थे। कृति एकमात्र माझा प्रवास, मेरा प्रवास मूल मराठी में। उनकी जो कृति थी सिर्फ एकमात्र कृति ही थी माझा प्रवास, जिसका हिंदी अर्थ होता है मेरा प्रवास। मूल मराठी में उन्होंने इस कृति को किया था। व्यक्तित्व वे विद्वान थे, तेजस्वी थे, ऊंचे थे, भव्य थे और गोरे थे। तो ये थे उनके बारे में कुछ डिटेल्स। इन्हीं सही बातों का आपको याद रखना है कि जो आंखों देखा गदर पाठ के लेखक हैं वे विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर हैं। उनका जन्म 1828 ईस्वी में महाराष्ट्र के रायगढ़ के वरसई गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित बालकृष्ण भट्ट था। उनकी जो शिक्षा थी उन्होंने सेल्फ स्टडी के द्वारा संस्कृत और मराठी की शिक्षा हासिल की थी। उनकी वृत्ति पुरोहिती, कर्मकांड एवं कृषि थी। उनकी कृति थी एकमात्र माझा प्रवास, जो कि मूल मराठी में थी। और उनका जो व्यक्तित्व है वह विद्वान था, तेजस्वी थे, वे ऊंचे थे, भव्य थे और गोर थे। तो भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के गदर का आंखों देखा विस्तृत विवरण प्रमाणिक रूप प्रस्तुत करने वाले भारतीय पंडित विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर कोई पेशेवर लेखक नहीं थे। वे आजीविका में से कर्मकांडी और पुरोहिती थे। जो भारत का पहला प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ था 1857 ईस्वी में, जो 1857 ईस्वी का जो गदर था उसका आंखों देखा विस्तृत विवरण रूप प्रमाणिक रूप प्रस्तुत करने वाले भारतीय पंडित विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर कोई पेशेवर लेखक नहीं थे। वे आजीविका से कर्मकांडी और पुरोहिती थे। थोड़ी बहुत खेती भी थी, जैसा कि इससे पहले आपने पढ़ा कि उनका जो काम था वह पुरोहिती करना था, अर्थात पंडिताई करना था। और वे कुछ कृषि भी करते थे, अर्थात उनकी कुछ खेती भी थी। किंतु अपर्याप्त परिवार को ऋणमुक्त करने तथा उनके समुचित निर्वाह के लिए कुछ धन प्राप्त करने के प्रयोजन से वे उत्तर भारत की ओर आए थे। अर्थात उनके पास जो खेती थी उस खेती से उनका घर नहीं चलता था, जिस कारण घर के समुचित निर्वाह के लिए और कुछ धन को प्राप्त करने के प्रयोजन से वे उत्तर भारत की ओर आए थे। किंतु सन 57 ईस्वी के गदर में फंस गए थे। अर्थात जो सन 57 का मतलब है 1857 ईस्वी की, जो सन 1857 ईस्वी का आंखों देखा गदर था जो उस समय युद्ध हुआ था, उसमें फंस गए थे। उन्हें मथुरा जाना था, जहां ग्वालियर की राजमाता वाइजाबाई शिंदे सर्वतोमुखी यज्ञ करवाने जा रही थी। यज्ञ में पौरोहित्य के द्वारा दान में कुछ आय हो जाने की प्रत्याशा थी। उन्हें मार्च 57 में बैलगाड़ी से वे पुणे पहुंचे और वहां से इंदौर, अहमदनगर, धुलिया, सतपुड़ा होते हुए मध्य प्रदेश में महू पहुंचे, जहां उन्हें सिपाहियों से क्रांति की खबरें पहली बार मिली। सिपाहियों के मना करने पर भी वे आगे बढ़ते हुए उज्जैन, धारा होते हुए ग्वालियर पहुंचे। इस बीच उन्होंने गदर की घटनाओं को नज़दीक से प्रत्यक्ष देखा और सुना। वे झांसी आकर फंस गए। अर्थात जो पंडित विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर थे, वे धन कमाने के उद्देश्य से
उत्तर भारत की ओर आए थे, लेकिन जो 1857 ईस्वी का गदर था वे उसमें फंस गए थे और वहाँ से वे इधर उधर घूमते रह गए। लेकिन आखिरकार वे झांसी में आकर फंस गए थे और उन्होंने ही इस आंखों देखा गदर की घटनाओं को नज़दीक और प्रत्यक्ष रूप से देखा था और सुना था। वहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के प्रत्यक्ष संपर्क में आए और उनका आश्रय और विश्वास प्राप्त कर काफ़ी दिनों तक उनके साथ किले में भी रहे। अनेक कष्ट सहकर उन्होंने उत्तर भारत के कई तीर्थ की यात्रा की और लगभग 2.5 साल बाद अपने गांव वरसई वापस लौटे। अर्थात जब वे झांसी में आकर फंस गए तो वहाँ जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी उनके प्रत्यक्ष संपर्क में आए, अर्थात उनसे मिले और उनका आश्रय और विश्वास प्राप्त कर काफ़ी दिनों तक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ उनके किले में भी पंडित विष्णु भट्ट वरसई कर रहे। लेकिन अनेक कष्ट सहकर भी उन्होंने उत्तर भारत के कई तीर्थों की यात्रा भी की और लगभग 2.5 साल बाद अपने गांव वरसई वापस लौटे। अपने यजमान महाराष्ट्र के प्रसिद्ध विद्वान श्री चिंतामणि विनायक वैद्य के आग्रह अनुरोध पर उन्होंने यात्रा का आंखों देखा भुगता सारा हाल अपनी उत्कृष्ट स्मृति के आधार पर लिखा, जिसका कृति का नाम है माझा प्रवास। जो इससे पहले आपने पढ़ा कि इस पाठ के जो लेखक है पंडित विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर, उन्होंने एक कृति की थी, उस कृति का नाम था माझा प्रवास। तो ये जो माझा प्रवास है इसी से आंखों देखा गदर पाठ को लिया गया। और यह जो आंखों देखा गदर पाठ है उन्होंने जब झांसी गए थे तो वहाँ जो उन्होंने देखा था उन्हीं सभी दृष्टि को उत्कृष्ट सृष्टि के आधार पर उन्होंने इस लेख को लिखा है माझा प्रवास को। हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार और लेखक अमृतलाल नागर ने माझा प्रवास का प्रमाणिक भाषांतर 20वीं सदी के चौथे दशक में ही आंखों देखा गदर नाम से किया था। यह पाठ उसी भाषांतरित रूप से संकलित संपादित कर यहाँ प्रस्तुत किया गया है। पाठ में पंडित विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर के झांसी प्रवास है और रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े संपूर्ण अविकल रूप में प्रस्तुत है। अर्थात यह जो पाठ आप पढ़िएगा आंखों देखा गदर, इस पाठ को भाषांतर 20वीं सदी से चौथे शतक में आंखों देखा गदर नाम से किया गया था। अर्थात इस पाठ का पहले नाम था माझा प्रवास, क्योंकि जो पंडित विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर थे वे मराठी जानते थे और उन्होंने मराठी भाषा में इस कृति को किया था माझा प्रवास। माझा प्रवास से ही इस पाठ को लिया गया, इसको भाषांतरित किया गया, अर्थात लैंग्वेज ट्रांसफ़र किया गया, मराठी से हिंदी में रूपांतरित किया गया आंखों देखा गदर पाठ को। और यह जो पाठ है यह पाठ भाषांतरित रूप से संकलित संपादित कर यहाँ प्रस्तुत किया गया। पाठ में पंडित विष्णु भट्ट गोडसे जो हैं वे झांसी प्रवास हैं, अर्थात झांसी में रह रहे हैं, क्योंकि वे झांसी जाकर फंस गए थे और उन्होंने जो उस युद्ध के दृष्टि को देखा था उसी दृष्टि और रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े संपूर्ण अविकल रूप से प्रस्तुत किए हैं आंखों देखा गदर पाठ में। तो यहाँ से हमारा शुरू होता है पाठ आंखों देखा गदर। यहाँ से आप पाठ को पढ़िएगा कि जब पंडित विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर झांसी जाकर फंस गए थे तब उन्होंने किस दृष्टि को देखा था, उन्हीं से भी दृष्टि को उन्होंने इस पाठ में उतार दिया है। तो आंखों देखा गदर पाठ यहाँ से शुरू होता है। आपको करना क्या, इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहना है, सभी मेरी बातों को अच्छे से समझते हुए चलना है। मेरी यही आशा रहेगी कि आपको सभी के सभी पाठ बिल्कुल ही अच्छे से समझा दें। तो अगर आप पाठ को अच्छे से समझ जाइएगा तो आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी आसानी से बना पाइएगा। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा पाठ आंखों देखा गदर। चैत का महीना आन पहुंचा, गर्मी के झोंके लगने लगे। वसंत के जाने के बाद ग्रीष्म ऋतु का राज्य स्थापित हुआ। यह तो निश्चित ही हो चुका था कि झांसी में लड़ाई होगी, इसलिए कुछ सावधान नागरिक अपने औरत बच्चे और धन दौलत को लेकर ग्वालियर चले गए। अर्थात चैत का महीना जब आया और गर्मी के झोंके लगने लगे तो वसंत के जाने के बाद ग्रीष्म ऋतु का राज्य स्थापित हुआ था, अर्थात ये मौसम के बारे में बताया गया। इससे कहा जाता है कि यह तो निश्चित हो चुका था कि झांसी में लड़ाई तो होगी ही, इसलिए जो कुछ सावधान नागरिक थे वे अपने औरत बच्चों और अपने धन दौलत को लेकर झांसी को छोड़कर ग्वालियर चले गए थे। चैत बीता, बैसाख लगा। एक दिन शहर के दक्षिण की ओर मैदान में तम्बू दिखाई पड़ने लगे। इधर उधर आग रोशनी भी दिखाई देती थी। सांझ के समय हम लोग किले के ऊंचे बुर्ज पर से देखने लगे तो शहर के चारों ओर जगह जगह पर तम्बू गाड़ कर पलटनें उतरती हुई दिखाई दी। चारों तरफ हलचल मच रही थी। चढ़ाई हो गई है यह देखकर रात में बाई साहब खुद किले पर और शहर की दीवारों पर घूम घूम कर बंदोबस्त करने लगी। फाटकों के पास सिपाहियों की टुकड़ियों और उनके साथ एक एक बहादुर और भरोसे के सरदार नियुक्त कर दिए गए। अर्थात इस पाठ को जो आप पढ़ रहे हैं इसमें जो बताया जा रहा है ये सभी विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर ने बताया, क्योंकि जब वे झांसी गए थे तो उन्होंने अपने आंखों से इन सभी बातों को देखा था और सुना था। तो वही बता रहे हैं कि जब चैत बीतता था और बैसाख लगा था तो एक दिन शहर के दक्षिण ओर की मैदान में एक तम्बू दिखाई पड़ने लगा था और इधर उधर आग की रोशनी भी दिखाई देती थी। सांझ के समय झांसी की रानी और अन्य लोग किले की ऊंचे बुर्ज पर देखने लगते थे तो शहर के चारों ओर जगह जगह पर तंबू गाड़कर पलटने उतरती हुई दिखाई दी। चारों तरफ हलचल मच रही थी। चढ़ाई हो गई है यह देखकर रात में जो लक्ष्मीबाई साहब थी उन्होंने खुद किले पर और शहर की दीवारों पर घूम घूम कर बंदोबस्त करने लगी थी। उन्होंने हर फाटकों के पास
पहले के समय में फाटक होते थे कि कोई अपने राज्य में प्रवेश ना कर सके, इसलिए फाटकों को बनाया जाता था। तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी वे फाटकों के पास सिपाहियों की टुकड़ियां और उनके साथ साथ एक बहादुर और भरोसे के सरदार को नियुक्त कर देती थी। भरोसे का सरदार मतलब होता है वैसा सरदार जो उनके भरोसे का विश्वसनीय पात्र हो, जो अन्य आदमियों को अपने फाटक के अंदर घुसने ना दे। तो सभी की जगह उन्होंने भरोसे के सरदार नियुक्त कर दिए गए थे। एक दिन सवेरे शहर की दीवार के पास मोर्चा बांधने के लिए अंग्रेजों के 20-25 सवार दौड़ते हुए आए। किले के पश्चिम की तरफ आकर दीवार की तरफ बढ़ने लगे। वैसे ही हमारी तरफ के दक्ष और होशियार गोलंदाज ने तोप में पलीता रख दिया। 10-5 मरे, बाकी भाग गए। इस तरह पहले दिन अंग्रेजी फौज शहर के चारों ओर तरफ मोर्चे बांधने का प्रयत्न करती थी, लेकिन हमारे गोलंदाज उनकी चिथड़े उड़ाकर रख देते थे। दूसरे दिन भी इसी तरह मोर्चा बांधने के लिए अंग्रेज पीले पड़े थे, लेकिन मोर्चा न बन सका। शहर में जो बूढ़े लोग थे उन्हें यह मालूम था कि शहर या किले पर कहाँ से मोर्चा लागू होता है। अर्थात बताया जा रहा है कि जब जो अंग्रेज लोग थे वे उनके राज्य में इधर उधर जब मोर्चा लगाया करते थे, तंबू गड़ा करते थे, तो जो यहाँ के लोग थे उन्होंने गोलंदाज में पलीता रख दिया था। जो होशियार गोलंदाज होता है उन्होंने तोप में पलीता रख दिया था, और जब वे अपने तोप को चलाते थे तो 10-5 मरते थे। जो 10-5 अंग्रेज होते थे वे मर जाते थे और बाकी सब भाग जाते थे। तो इस तरह पहले दिन तो अंग्रेजी फौज के चारों तरफ मोर्चा बांधने का प्रयत्न करती थी, लेकिन जो हमारे गोलंदाज थे वे तोप से उनके चिथड़े उड़ा कर रख देते थे। दूसरे दिन किसी तरह मोर्चा बांधने के लिए अंग्रेज पीले पड़ गए थे, अर्थात अंग्रेजों को डर लगने लगा था मोर्चा बांधने में, लेकिन उनका मोर्चा न बन सका। शहर में जो बड़े बूढ़े लोग थे उन्हें यह मालूम था कि शहर या किले पर कहाँ से मोर्चा लागू होता है, लेकिन यह जानकारी भी बहुत थोड़े लोगों को थी। अंदर के षड्यंत्र के कारण कहो या बाहर ही अंग्रेजी की इस बात का जानकार मिलो, यह कहो तीसरे दिन अंग्रेज समझ गए। फिर रात होने पर उन्होंने सब ठिकाने साध कर साधारण मोर्चे बांधे और 4 घड़ी रात रहे। किले के पश्चिमी बाजू पर अंग्रेजों के दक्षिण तरफ की गरनाली तोप चलने लगी। इधर वाक्यव्य दिशा की ओर भी तोप गोले बरसने लगी। शहर पर वार चलने लगी। यह देखकर भाई साहब को बड़ा दुख हुआ और निराशा की पहली सीढ़ी से उनका पैर लगा, परंतु वह जरा भी न डगमगाई। जगह जगह पर अधिक बहादुर तैनात किए और स्वयं भी खाने पीने की चिंता छोड़कर किले और शहर की दीवारों पर खपने लगी। अर्थात जो अंग्रेज थे उन्होंने मोर्चे अपने साधारण मोर्चे बांध लिए थे और 4 घड़ी रात रहे। किले के पश्चिमी बाजू पर अंग्रेजों की दक्षिणी तरफ की जो गारनाली तोप थी वह चलने लगी थी। इधर जो वाक्यव्य दिशा की ओर भी तोप थी ये भी गोले बरसाने लगी थी, लेकिन शहर पर वार चलने लगी। यह देखकर भाई साहब को बड़ा दुख हुआ और उनकी जो निराशा की पहली सीढ़ी थी उनसे उनका पैर लग गया था, परंतु इस बात से वह जरा भी न डगमगाई थी। जगह जगह पर फिर उन्होंने अधिक बहादुर तैनात किए थे और स्वयं भी खाने पीने की चिंता छोड़कर किले और शहर की दीवारों पर खपने लगी थी। शहर पर तोप के गोलों शुरू होने से रैयत को बड़ा त्रास हुआ। एक आध गोला रास्ते में पड़ा तो फूटकर 10, 20, 50 को घायल करता और 10-5 मारे जाते। किसी घर पर पड़ा तो वह भी भस्म हो ही जाता था। उसके धक्के से आसपास के छोटे घर खंडहर होकर गिर पड़ते, आग लग जाती थी। परंतु भाई साहब ने शहर में बम्बों का इंतजाम बड़ा अच्छा कर रखा था। आग लगी नहीं कि बम्बे तुरंत बुझाते थे। शहर में धंधा रोजगार बिल्कुल बंद हो गया था। इधर उधर आने जाने से लोग घबराते थे। अर्थात जो वहाँ के अंग्रेज थे वे झांसी की रानी अर्थात झांसी पर गोले बरसाया करते थे और उन गोलों से जो रास्ता था उससे फूटकर 20-25 लोग घायल हो जाते थे और 10-5 उनमें से मारे जाते थे। लेकिन किसी घर पर अगर वह गोला पड़ जाता था तो वह घर तो भस्म ही हो जाता था और उसके धक्के से जो आसपास के छोटे घर होते थे वे भी खंडहर होकर गिर पड़ते थे और उस गोले से आग लग जाती थी। लेकिन जो बाई साहब थी, जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने एक इंतजाम बड़ा अच्छा कर रखा था कि एक बम्बो होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आग लगता है तो एक फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है, तो उसी प्रकार पहले के समय में बम्बो हुआ करता था जो आग बुझाने का काम किया करता था। तो जो बाई साहब थी उन्होंने शहर में बम्बों का एक इंतजाम बड़ा अच्छा कर रखा था। आग लगती नहीं थी कि जो बम्बे थे वे आग को तुरंत बुझा देते थे। शहर में धंधा रोजगार बिल्कुल बंद हो गया था। इधर उधर आने जाने से सभी लोग घबराते थे क्योंकि युद्ध चल रहा था, इसलिए सभी लोग इधर उधर आने जाने से डरते थे। वे अपने घर में ही रहा करते थे। इधर भाई साहब ने भी अपनी तरफ से अंग्रेजों की ज़बरदस्त नाकाबंदी शुरू की। अंग्रेजों की तरफ के बहुत से लोग मारे गए। चौथे दिन दोपहर में अंग्रेजों ने किले की दक्षिणी बुर्ज की तोप बंद कर दी। उस तोप पर कोई गोलंदाज टिक ही ना पाता था। लोगों में बड़ी हौलदिली फैल गई। तभी पश्चिमी बुर्ज वाले हमारे गोलंदाज के मोर्चे की तोप
दक्षिण की तरफ लगा दी। दूरबीन से बेचूक निशाना साध कर तोप में पलीता लगाया और तीसरे धमाके में ही अंग्रेजों के उत्तम गोलंदाज को ठंडा कर दिया। इस तरह दक्षिण की तोप फिर चालू करके उसने अंग्रेजों की तोपों को बंद कर दी। अर्थात जो अंग्रेज के तोप थे उन्होंने इस जगह की जो दक्षिण की तोप थी उस दक्षिण की तोप की नाकाबंदी पहले शुरू की थी अंग्रेजों की उन्होंने, और अंग्रेजों की तरफ से बहुत से लोग मारे भी गए थे। उनका जो दक्षिणी की तरफ का तोप था वह नहीं चल रहा था, जिस कारण इधर की दक्षिण की तरफ लगाकर दूरबीन से चूक निशाना साध कर पलीता लगाया और तीसरे धमाके में अंग्रेजों का जो उत्तम गोलंदाज होता है अर्थात जो तोप चलाने वाला सबसे अच्छा व्यक्ति होता है उसको ठंडा कर दिया था। इस तरह दक्षिण की तोप फिर से चालू करके उसने अंग्रेजों की तोपों को बंद कर दिया था। रात में शहर और किले पर गोले पड़ते थे, अर्थात रात में शहर पर और किले पर गोले पड़ते थे। 50-60 शेर का गोला जब तोप से उड़ता था तो एक छोटी सी गेंद सा दिखाई देता था। ये लाल भड़के गोले रात्रि के अंधकार में गेंद की तरह इधर उधर आसमान में उड़ते हुए विचित्र लगते थे। अर्थात जो गोला होता है वह 50-60 शेर का होता है। एक शेर 5 किलो को गांव में कहा जाता है, तो 50-60 शेर का मतलब है करीब 200 से 300 किलो का वह गोला हुआ करता था। और जब वह आग से लहलहाता हुआ आसमान में जाता था तो वह देखने में गेंद जैसा लगता था और आसमान में उड़ता हुआ बड़ा ही विचित्र लगता था। दिन में सूर्य के प्रकाश में अप्रतिभ हो जाते थे। आदमी को ऐसा लगता था कि यह गोला मेरे ऊपर ही आकर पड़ेगा। अर्थात जब गोला आसमान में छोड़ा जाता था तो व्यक्तियों को लगता था कि यह गोला मेरे ऊपर आकर ही पड़ेगा, मेरे ऊपर ही गिरेगा, लेकिन वह 700-800 कदम जाकर फूटता था, 700-800 कदम दूर जाकर फूटता था। दिन रात लगातार युद्ध होने से शहर जर्जर हो गया था। जर्जर का मतलब होता है बिल्कुल ही भस्म हो गया था। 5वें छठे दिन भी इसी तरह युद्ध चलता रहा। कभी पहर डेढ़ पहर तक भाई साहब की जय होकर अंग्रेजों का नाश होता था और उनकी तोपें बंद हो जाती थी। फिर कभी अंग्रेजों की जीत होने लगती थी, हमारी पलटन घबराने लगती थी। पलटन का मतलब होता है सेना की। जो हमारी सेना थी, जो झांसी की रानी की सेना थी, जब अंग्रेज हारते थे तब अंग्रेजी के रानी लक्ष्मीबाई की जय होती थी, अर्थात अंग्रेजों का नाश होता था। लेकिन जब अंग्रेज जीतने लगते थे तो हमारी पलटन, हमारी सेना घबराने लगती थी और तोपें बंद हो जाती थी। यहाँ था 6वें दिन का कि छठे दिन तक क्या क्या हुआ युद्ध में। उसके बाद शुरुआत होता है 7वें दिन की बात। ये सभी बात हम लोगों को विष्णुवट गोडसे वर्सेकर बता रहे हैं पाठ के माध्यम से। उन्होंने इन सभी चीज़ों को सुना था और अपनी आंखों से देखा था, बिल्कुल ही नज़दीक दृष्टि से। वे इसी बात को इस पाठ में अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो 7वें दिन सूर्यास्त के बाद पश्चिमी मार्च की तोप बंद हो गई थी। वहाँ कोई ठहर ही ना पाता था और शत्रुओं की तोपों ने हमारा मोर्चा भी तोड़ डाला। रात में कुशल कारीगरों को चुपचाप बुर्ज पर चढ़ाया गया। ईंट और गारा वगैरह नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए मनुष्यों को नसेनी सी खड़ी कर दी गई थी। कारीगर भी बड़े ही चतुर और अपने काम में निपुण थे। दुश्मनों को आहट भी ना मिली और रातों रात मोर्चा बांधकर तोप चालू कर दी गई। उस समय अंग्रेज गाफिल पड़े थे, उनका बड़ा नुकसान हुआ और पहर भर तक उनकी 2 तोपें बंद पड़ी रही। अर्थात जो रानी लक्ष्मीबाई की सेना थी उन सेना ने रात में कुशल कारीगरों को चुपचाप बुर्ज पर चढ़ाया था और ईंटें और गारा वगैरह की नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए मनुष्यों की नसेनी से एक निसैनी का मतलब होता है सीढ़ी, कि मनुष्यों को नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए एक सीढ़ी खड़ी कर दी गई थी। कारीगर जो थे वे बड़े ही चतुर और अपने काम में निपुण थे, इसलिए उन्होंने इस काम को रातों रात ही बड़ी तेजी से कर दिया। दुश्मनों को आहट भी नहीं मिली। दुश्मनों का तात्पर्य अंग्रेजों से जो उस समय भारत के दुश्मन थे। तो दुश्मनों को आहट भी न मिली थी और उन्होंने रातों रात मोर्चा बांधकर तोप को चालू कर दिया था। उस समय जो अंग्रेज थे वे गाफिल पड़े थे और उस समय उनका बड़ा नुकसान हुआ था और पहर भर तक उनकी जो 2 तोपें थी वे बंद पड़ी रही थी। ये था हमारा 7वें दिन का। अब होता है 8वां दिन शुरुआत। 8वें दिन बड़ी परले मची, बड़ा ही घनघोर युद्ध हुआ। बहादुर लोग जोर जोर से एक दूसरे को बढ़ावा दे रहे थे। बंदूकों और तोपों की आवाज़ के सिवा कुछ सुनाई नहीं देता था। नरसिंह, नगाड़े, बिगुल आदि बज रहे थे। धूल और धुआं, बारूद, गोले, बंदूकें और बाजों की आवाज़, मनुष्यों की चीत्कार सब मिलकर बड़ा ही भयंकर वातावरण उपस्थित कर रहे थे। अर्थात 8वां जो दिन था वह बहुत ही परले मचा देने वाला था, क्योंकि उस दिन बहुत ही बड़ा घनघोर युद्ध हुआ था। बहादुर जो होता है वो सेना का नायक होता है। तो जो बहादुर लोग थे वे जोर जोर से एक दूसरे को बढ़ावा दे रहे थे और बंदूकों और तोपों की आवाज़ के सिवा कुछ भी सुनाई नहीं देता था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बंदूक और तोप ही चला करते थे उस युद्ध में। नरसिंह, नगाड़े, बिगुल आदि सभी के सभी बज रहे थे। धूल और धुआं, बारूद, गोले, बंदूकें और बाजों की आवाज़, मनुष्यों की चित्कार सब मिलकर बड़ा ही भयंकर वातावरण उपस्थित कर रहे थे। अंग्रेजी फौज ने बड़ी तबाही मचाई, पर कोटे पर के सिपाही और गोलंदाज एक दूसरे के बाद दूसरे गिरते थे।
उनकी जगह नए खड़े किए जाते थे। भाई साहब को बड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी, चारों तरफ घूम घूम कर सारा प्रबंध कर रही थी। जहाँ जरा कमजोरी देखी वही आदमी बढ़ाए। आदमियों को हिम्मत दी, परंतु उन्हें बड़ी ही चिंता थी कि पेशवा की तरफ से मदद क्यों नहीं आ रही। इस चिंता ने उनको किम कर्तव्य विमूढ़ बना दिया। अर्थात उन लोगों को चिंता थी कि हम लोगों को पेशवा की तरफ से क्यों मदद नहीं मिल रहा है, मदद क्यों नहीं आ रही है। तो इसी चिंता से जो उनकी सेना थी, उनकी सेना को किम कर्तव्य विमूढ़ बना दिया गया था। इधर कालपी से तांत्या टोपे 15,000 फौजें लेकर निकला और डबल कूच करता हुआ झांसी पहुंचा। अर्थात जैसा कि झांसी जगह का नाम है, उसी प्रकार एक कालपी भी जगह का नाम है। और वहाँ के शासक थे तांत्या टोपे। आप इससे पहले पढ़े होंगे 7वीं या 8वीं क्लास में। तो जो तांत्या टोपे थे वे 15,000 फौजें लेकर निकला और डबल कूच करता हुआ झांसी पहुंचा। रातों रात मोर्चा बांधकर उसने तोपों में पलीता लगाया। पलीता का मतलब होता है तोपों में जो 100-150 शेर का, इससे आपने पहले गोला पढ़ा, वही गोला को पलीता बोला जाता है। तो रातों रात मोर्चा बांधकर उन्होंने तोपों में पलीता लगाया। इधर कप्तान साहब भी अंग्रेजी फौज लेकर उससे लड़ने के लिए आ धमका। यह लड़ाई का 10वां दिवस था, अर्थात यह लड़ाई का 10वां दिन था। झांसी के सब लोग इस लड़ाई पर ही झांसी के भाग्य का निर्णय समझते थे। सब लोग युद्ध देखने के लिए परकोटे की दीवार पर आकर जम गए। दोनों ही ओर के सिपाही अपनी जान होम कर लड़ रहे थे। किसी को अपना भान नहीं रहा। आमने सामने की लड़ाई थी। बिगुल, नरसिंगों, बंदूक, तोपों इत्यादि की आवाज़ हवा में धुंध सी बनकर छा गई थी। झांसी वाली बाई और उसके सरदार लोग दूरबीन लगाकर देख रहे थे। अर्थात जो झांसी की रानी थी, वह झांसी की रानी और उनके जो सरदार लोग थे वे दूरबीन को लगाकर देख रहे थे। परंतु झांसी के दुर्भाग्य से कहो या फिर तांत्या टोपे की अकुशलता से कहो या हिंदी सिपाहियों के नादान और असुर होने से कहो, तांत्या टोपे की फौज टूटने लगी थी। अर्थात जो तांत्या टोपे 15,000 सेना की फौज लेकर निकले थे और युद्ध करने लगे थे, तो उस युद्ध में कहा जा रहा है कि या तो आप झांसी वाली रानी की गलती समझिए, या फिर सरदार लोग जो दूरबीन लगाकर देख रहे थे झांसी के दुर्भाग्य को कहो, या फिर तांत्या टोपे की अकुशलता से कहो, या फिर हिंदी सिपाही जो थे उन सिपाहियों की नादान और असुर होने से कहो। जो तांत्या टोपे की फौज थी, इतनी बड़ी फौज, वो टूटने लगी थी। सभी के सभी सिपाही लोग भागने लगे थे। अंग्रेजी फौजों ने मोर्चों पर से तोपें निकाल कर भागने वालों पर निशाना साधा। अर्थात जो अंग्रेज थे उन्होंने भागने वाले सिपाहियों पर ही अपना निशाना साध दिया था। रिसाले सवारों ने एकदम हल्का बोल दिया। यह देखकर स्वयं तांत्या टोपे भी 24 अपने और 36 पने में तोप वहीं छोड़कर निकल लिया। विजय मिलने से अंग्रेजों की जो हिम्मत थी वह दुगनी चौगनी हो गई। अर्थात इस युद्ध में जो तांत्या टोपे थे वे हार गए थे, और इस हार से जो अंग्रेजों को जीत मिली थी, उस जीत मिलने से, उस विजय मिलने से जो अंग्रेजों की हिम्मत थी वह दुगनी चौगनी हो गई थी। उन्हें लड़ाई का सामान भी मिल गया था। अर्थात जो तांत्या टोपे का लड़ाई का औजार था, जो अस्त्र शस्त्र था, वे युद्ध में छोड़कर ही भाग गए थे और वही सामान अंग्रेजों को मिला था। झांसी वालों में हाहाकार मच गया था। सब लोग दुख, भय और निराशा से टूट गए थे। परंतु निराशा की शक्ति भी कुछ विलक्षण ही होती है। सिपाहियों को जब यह विश्वास हो गया कि झांसी अंग्रेजों के हाथ लगेगी और वे हमारे ऊपर जरा भी दया न करेंगे, इस विचार से उनका हौसला और दूना हो गया। दूना का मतलब होता है और दुगना हो गया। बाई साहब ने सब सरदारों को इकट्ठा करके कहा कि आज झांसी लड़ी तो कुछ पेशवा के बल पर नहीं, आगे भी किसी की मदद की जरूरत नहीं। ऐसा निश्चय करके सरदार लोग और स्वयं बाई साहब परकोटे की दीवारों पर फिर से मेहनत करने लगे। उसी दिन रात में अंग्रेजी गोलंदाजों ने फिर भयंकर हमला किया। शहर और किले पर लाल लाल गोलों की झड़ी लगा दी। किले के सब लोग रात भर जागते हुए बैठते रहे। अर्थात कहा जा रहा है कि जब उस दिन लड़ाई में वे हार गए थे, तो उस हारने के बाद भी झांसी की रानी और वहाँ के सरदार को उन्होंने फिर से हिम्मत दी और वहाँ के परकोटे की दीवारों पर फिर से मेहनत करने लगे थे। लेकिन उसी दिन फिर से जो अंग्रेजी गोलंदाज थे उन्होंने इतना भयंकर हमला किया, शहर और किले पर लाल लाल गोलों की झड़ी लगा दी थी। अर्थात बहुत अधिक गोले चलाए थे और किले के सभी लोग रात भर जागते हुए बैठे रहे थे और इस दृश्य को देखते रहे थे। रात गई और युद्ध का 11वां दिवस आ पहुंचा। भाई साहब तलवार बांध हुए चारों तरफ सबको हिम्मत बंधा रही थी। गोलंदाजों को बख्शीशें दी गई। जो तोपें बंद हो गई थी वे फिर से शुरू हो गई। अंग्रेजों ने अपनी सारी गरनाली तोपें किले पर ही लगा दी। तब तो महलों में हाहाकार मच गया। उस दिन महलों पर ही अंग्रेजों तोपों की शनि दृष्टि थी। अर्थात जो अंग्रेज थे
11वें दिन के युद्ध में जो अंग्रेजों की सनी दृष्टि थी वह सिर्फ और सिर्फ महलों पर ही थी। वे महलों को उजाड़ना चाहते थे, परंतु खास महल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बादशाही जमाने का चूने से बना हुआ मजबूत महल कुछ यूं ही टूट सकता था, अर्थात जो खास महल था वह महल उन गोलों से कुछ भी नहीं हो पाता था, उसको कोई नुकसान नहीं होता था, क्योंकि जो बादशाही जमाने का चूने से बना हुआ मजबूत महल होता था वह यूं ही थोड़ी टूट सकता था। जहाँ गोला पड़ता उतना बड़ा छेद हो जाता, जो 2-3 छतों में बम्बक हो जाते थे और गोला नाकाम हो जाता था। और लेकिन ऐसा परंतु नुकसान भी कुछ कम नहीं हुआ था। महल के हर एक दलान पर गोले पड़ने लगे। तब सब लोग घबरा कर नीचे की एक कोठरी को निर्भय स्थान समझकर उसमें भरने लगे। अर्थात गोलों जब अधिक बरसने लगे तो सभी लोगों को डर लगने लगा, और उस डर और उस निर्भय के स्थान को उन्होंने एक घबरा कर नीचे की कोठरी में जाकर जमने लगे, उसमें भरने लगे। उस कोठरी के ऊपर 5 मंजिलें थी। भरते भरते उसमें 64 आदमी जमा हो गए और वह ठसाठस हो गई। मैं भी उस कोठरी में ही था। मैं से यहाँ तात्पर्य इस पाठ के लेखक, और इस पाठ के लेखक है बालकृष्ण विष्णु भट्ट गोडसे वर्सेकर। तो जो गोडसे वर्सेकर थे वे भी उसी कोठरी में था, तो उन्हीं 64 आदमी में वे भी थे। दासियां भी थी, अर्थात उस कोठरी में दासियां भी थी। गर्मी और भीड़ तथा प्राणों के भय के कारण शरीर से पसीना छूट रहा था, सांस छोड़ने की भी जगह नहीं थी। मैं तो बिल्कुल घबरा गया था। पूरी 4 घड़ी उसमें काटी। मृत्यु के भय से बढ़कर दूसरा कोई भय नहीं। सबके ही जीव कसमसा रहे थे, परंतु बाई साहब के गोलंदाजों ने बड़ी दिलेरी और फुर्ती दिखाई और अंग्रेजों की जो तोप होती है उन तोपों को खाली कर दिया। तब कहीं जाकर महल में गोले पड़ने बंद हुए और सब लोग कोठरी से बाहर निकले। अर्थात जो झांसी की रानी की सेना थी, जो गोलंदाज थे, वे बड़ी दिलेरी और बड़ी फुर्ती से उन्होंने अंग्रेजों की तोपों को खाली कर दिया था। और जब अंग्रेजों की तोप खाली हो गई थी तो उनके जो तोप थे, जो गोले थे, वे गोले बरसने बंद हो गए थे। और महल में गोले पड़ने जब बंद हुए तो सब लोग कोठरी से बाहर निकले, तब वे चिंता मुक्त हुए। इस तरह लगातार 11 दिन तक लड़ाई चली। फिर शाबाश से उस स्त्री को उस रात को रोज की तरह बाई साहब शहर के किले पर गश्त लगाकर जब बंदोबस्त कर रही थी, इतने में एक भेदिये ने आकर खबर दी कि 2-2.5 लाख रुपयों का गोला बारूद खर्च के अंग्रेज सरकार को जय मिलती न दिखाई देती। उनका गोला बारूद भी अब चूक गया है, अर्थात जो उनका गोला बारूद था वह चूक गया था, इसलिए कल पहर भर लड़ाई लड़ने के बाद उनका लश्कर उड़ जाएगा। यह सुनकर बाई साहब को कितना आनंद हुआ होगा, यह तो उनका मन ही जानता होगा। अर्थात बताया जा रहा है कि शाबाश से उस स्त्री से तात्पर्य है रानी लक्ष्मीबाई, जो रात को रोज की तरह बाई साहब के सिरे और गश्त लगाकर बंदोबस्त कर रही थी, क्योंकि रोज वह बंदोबस्त किया करती थी। सभी फाटकों पर सरदार को नियुक्त किया करती थी और सिपाहियों को बढ़ाया करती थी। तो इसी समय एक जो भेदिया होता है, भेदिया का मतलब होता है एक जगह के समाचार को दूसरा जगह पहुँचाता है। जिससे अंग्रेजों में क्या चल रहा है युद्ध के समय, उनके समाचार को रानी लक्ष्मीबाई के पास पहुँचाता है। और अंग्रेजों का एक भेदिया होता है जो कि रानी लक्ष्मीबाई के समाचार को अंग्रेजों तक पहुँचाता है। तो उसी प्रकार एक भेदिये ने आकर खबर दी कि 2-2.5 लाख रुपयों का गोला बारूद खर्च करके भी अंग्रेज सरकार को जय मिलता नहीं दिखाई दिया। अर्थात उन्होंने 2-2.5 लाख रुपये का गोला और बारूद खर्च किया था, लेकिन फिर भी उनको विजय नहीं मिली थी। उनका गोला बारूद भी अब चूक गया है, अर्थात समाप्त हो गया। इसलिए कल पहर भर लड़ाई लड़ने के बाद भी उनका लश्कर उठ कर जाएगा। अर्थात वह भेदिया कह रहा है कि अगर कल लड़ाई पहर भर होगा तो पहर भर का मतलब होता है 2 या 3 बजे तक उनका लश्कर उठ जाएगा, अर्थात वे हार जाएंगे। यह सुनकर बाई साहब को कितना आनंद हुआ होगा, कितनी खुशी मिली होगी, यह तो उनका मन ही जानता होगा। उनके चेहरे पर और अधिक दमक आ गई, उनकी शक्ति और जो हिम्मत थी वह दुगनी हो गई। उस रात को 2 बजे के लगभग निश्चिंत होकर वह गहरी नींद में सो गई। लेकिन बाई साहब के ग्रह अच्छे नहीं थे। लगभग पो फटने के समय शहर के दक्षिणी बाजू की तोप एकाएक बंद पड़ गई। अर्थात जो रानी लक्ष्मीबाई के शहर की दक्षिण एरिया थी, उस दक्षिण एरिया में जो तोप था वह तोप ही एकाएक बंद पड़ गई। यह खबर लेकर एक आदमी आया। बाई साहब को जगाकर उसने सारा हल्का, सारी हकीकत सुनकर सबके पेट में पानी हो गया और हमारे प्राण भीतर ही भीतर घुटने लगे। हर 88 पहर तक बड़ी बहादुरी से लड़ने के बाद अंत में अंग्रेजों ने शहर को सर कर ही लिया। 6ठी मंजिल पर जाकर मैं देखने लगा। उस समय सवेरे का धुंधला प्रकाश पड़ रहा था। देखा हजारों मजदूरों के सिर पर घास के गट्ठर रखाए और पीछे पीछे गोरे सिपाही शहर की दीवारों पर चढ़े आ रहे थे। देखते ही देखते वे ऊपर आ पहुँचे। अर्थात जो लेखक है वह बताता है कि इस पाठ में जब रानी लक्ष्मीबाई के शहर के दक्षिणी तरफ का जो तोप था, जब वह खराब हो गया था, तब उन्होंने जाकर देखा शहर के
5वें या 6ठे मंजिल पर, तब उन्होंने देखा कि हजारों मजदूरों के सिरों पर घास के गट्ठर रखा है। उनके पीछे पीछे गोरे सिपाही दीवारों पर चढ़े आ रहे थे। देखते ही देखते वे ऊपर आ पहुंचे। घास वालों ने दीवारों के पास पहुंचते ही अपने सिर के गट्ठर पर एक एक फेंक कर सीढ़ी बना दी। उसके ऊपर से होकर गोरे सिपाही उतरने लगे। अर्थात जो 1000 व्यक्ति थे जो अपने माथे पर घास का गठरी लिए हुए थे, उन गठरियों को फेंक कर उन्होंने एक प्रकार की सीढ़ी का निर्माण कर दिया था और उसके ऊपर से होकर गोरे जो सिपाही थे वे उतरने लगे थे। दीवार पर भाई साहब के सिपाहियों में से कुछ तो भाग निकले और जो सूर थे उन्होंने यथाशीघ्र गोरों को रोका। अर्थात जो उस दीवार पर रानी लक्ष्मीबाई की सेना थी, उन सेना के सिपाहियों में से कुछ तो भाग निकले से डर से, क्योंकि सिपाही जो थे वे घास के गट्ठर से सीढ़ी बनाकर वहाँ उनके राज्य में उतरने लगे थे। लेकिन जो उनके सिपाही सूर थे उन्होंने यथाशक्ति गोरों को रोका, परंतु वे बेचारे बहुत थोड़े थे, इसलिए मार डाले गए। 10-12 मिनट के अंदर ही हजारों गोरे शहर की दक्षिणी दीवार पर दिखाई देने लगे। अर्थात 10 से 12 मिनट के अंदर ही 1000 गोरे अंग्रेज उस दीवार पर दिखाई देने लगे थे। भाई साहब ने जैसे ही हकीकत को समझा, वैसे ही सहस्र बिच्छुओं के डंक मारने के समान उन्हें दुख हुआ। अर्थात सहस्र का मतलब होता है 1000। जैसे कि 1000 बिच्छू किसी को डंक मारती है और इसको जितना दुख होता है उतना ही दुख भाई साहब को ऐसा हकीकत को देखकर हुआ। चेहरे की आब उतर गई, अक्ल गुम हो गई। सोने के पहले जो खबर उन्होंने सुनी थी कि कल तो जो अंग्रेज है उनका समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 2-2.5 लाख का जो उन्होंने गोला बारूद खरीदा था, उनके खरीदने से भी उनको विजय नहीं मिली। जब इस खबर को उन्होंने भेदिए के जरिए सुना था, उस खबर सुनी थी वह क्या थी और अब इस खबर का क्या अर्थ है। भय, दुख और आश्चर्य से चित्त ऐसा उद्विग्न हुआ कि क्या करना चाहिए। उन्हें सूझता ही नहीं था कि बाहर आकर शून्य दृष्टि से वे दक्षिण दिशा की ओर देखने लगी, जहाँ हजारों गोरे सिपाही बढ़े चले आ रहे थे। परंतु भाई साहब, हम भट्ट भिक्षुकों की तरह कुछ नादान थोड़े ही थे। भट्ट भिक्षु का मतलब होता है कि यहाँ जो बालकृष्ण भट्ट गोडसे विष्णु वर्सेकर हैं, वे कहते हैं कि जो भाई साहब है, जो रानी लक्ष्मीबाई है, वो हम भट्ट भिक्षुओं की तरह कुछ नादान थोड़े ही थी। भय और विचार शून्यता का क्षण दूर गया। तुरंत ही भाई साहब को शुरत्व का आवेश आ गया। 1500 विलायती अर्थात मुसलमान अरब जो बहुत दिनों से उनके यहाँ नौकर थे, उन्हें लेकर तलवार खींच कर वे तुरंत ही किले से नीचे उतरी और बड़े दरवाजे से दक्षिण की ओर चल दी। गोरे लोग शहर में आ गए थे। उनकी तलवारों भी म्यान से बाहर निकल आई थी। सबके पीछे से चलते हुए भाई साहब सेना के मध्य से होकर तलवार लिए आगे बढ़ रही थी। गोरे और विलायती लोगों की तलवारों में गांठ पड़ते ही चारों ओर भीषण दृश्य उपस्थित हो गया कि उसका उपमा केवल महाभारत के युद्ध से ही दी जा सकती है। 100 तक गिनती गिनने में देर लगेगी, परंतु जोश में भरे हुए विलायतियों को सैकड़ों गोरे मारने में उतनी भी देर ना लगी। जो रानी लक्ष्मीबाई थी वे दक्षिणी ओर से आई अपनी सेना के साथ, और जो अंग्रेज थे उन अंग्रेजों की तलवारें भी म्यान से बाहर निकल गई, अर्थात दोनों के बीच युद्ध हो गया। तो बताया जा रहा है कि 100 तक गिनती गिनने में जितना समय लगेगा, जितनी देर लगेगी, लेकिन जो जोश था उस समय रानी लक्ष्मीबाई से, उस जोश को महाभारत के युद्ध से ही उसकी उपमा दी जा सकती है, क्योंकि उस जोश में उसने हजारों सैकड़ों विलायतियों को मारने में देर न लगाई थी, जितना देर 100 तक गिनती गिनने में लगी थी। बाकी जो बचे थे वे शहर में इधर उधर भागकर घरों और पेड़ों की आड़ से बंदूक तानने लगे थे। अर्थात जो बाकी बचे हुए अंग्रेज थे उनको इतना तो पता चल गया था कि तलवार से रानी लक्ष्मीबाई से युद्ध नहीं जीता जा सकता है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने उनके सैकड़ों गोरे विलायतियों को मारने में कुछ भी देर न लगाई। अर्थात उन्होंने 100 से भी अधिक अंग्रेजों को तलवारों से मार गिराया था, और जो बाकी बचे थे उनमें से कुछ शहर में इधर उधर भाग गए थे और घरों और पेड़ों की आड़ से बंदूक को तालने लगे थे। पीछे से जो गोरे लोग आ रहे थे उन्होंने भी तलवार न चलाकर दूर से ही गोलियां मारनी शुरू की। उस समय भाई साहब के साथ एक 75 वर्ष का वृद्ध पुराना सरदार था। वह आगे आकर भाई साहब का हाथ रोककर कहने लगा, महाराज, इस समय आगे जाकर गोली का शिकार होना व्यर्थ है। गोरे लोग इमारतों की आड़ लेकर गोलियां चला रहे हैं। सैकड़ों गोरे शहर के अंदर आ गए हैं, इसलिए शहर के सब फाटक उन्होंने खोल दिए। इस समय लड़ने से कुछ हासिल नहीं। आप किले में जाकर दरवाज़ा बंद करके फिर से कोई युक्ति सोचे, अर्थात फिर से कोई विचार सोचे। हमें समय को फिर से लौटा लाना है। यह कहकर उसने भाई साहब को वापस भेज दिया और हाँक मारकर विलायतियों से भी लौटने को कहा। हाँक मारकर होता है अर्थात उन्होंने चिल्लाकर विलायतियों को, अंग्रेजों को लौट जाने के लिए भी कहा। सब लोग किले में पहुंचकर फाटक बंद करके बैठ गए।
इधर चारों ओर के फाटकों से गोरे अंदर आने लगे और विजन करना शुरू किया। 5 बरस से लगातार 80 बरस तक जितना भी पुरुष दिखा उन्हें गोली या तलवार से पार उतार दिया। अर्थात जो उनकी सेना थी, जो अंग्रेज़ों की सेना थी, वे आने लगे फाटकों को तोड़कर और उन्होंने विजन शुरू किया कि जो 5 बरस से लेकर 80 बरस तक का जो भी उनको पुरुष दिखता था उसे गोली या तलवार से वे मार देते थे। शहर के एक भाग में आग भी लगा दी। आग पहले हलवाईपुरे से लगाई गई। उस समय शहर में ऐसा आतंक फैला कि जिसका पार न था। भेड़िए जब भेड़ के झुंड पर झपटते हैं तब भेड़ों की प्राण की जो दशा होती है वही उस समय लोगों की थी। भय से आतुर लोग होकर, बुद्धिहीन होकर इधर उधर भाग रहे थे। भागते भागते में बहुत से गोलियां खाकर मुर्दे हो गए। कोई इस गली में लपका, कोई घर के तहखाने को भागा, कोई दाढ़ी मूछे साफ कर स्त्री वेश धारण करके बैठ गया। अर्थात कुछ कुछ पुरुष तो ऐसे थे जो डर के मारे अपने दाढ़ी वेश को हटाकर साफ करके स्त्री वेश को धारण करके बैठ गया था। कोई खेतों में जा छिपा। इस तरह अपने प्राण बचाने के लिए जिसे जो जुगत सोचती थी वह वही करने लगा। जिसको जैसा विचार आता था कि इस तरह मेरे प्राण बच सकते हैं, वह उसी विचार को लागू करता था। दूसरी ओर गोरे लोगों घरों में घुसकर मनुष्यों की हत्या और सोने चांदी की लूट करने लगे। उनके घरों में घुसते ही जो दिखाई दिया उस पर सीधी बंदूक तन जाती थी। अर्थात जो अंग्रेज थे वे जब जिसके घर में घुसते थे तो उनको घर में जो दिखता था उसी पर सीधा बंदूक तान देते थे। यदि उसने चटपट अपना माल असबाब गोरों के हवाले कर दिया तो भी भली भला, नहीं तो प्राण यमलोक में। अर्थात जब अंग्रेज उनके घर में जाते थे तो उनके पास जो भी धन दौलत था अगर वे उसको गोरे के हवाले कर देते थे तब उनका प्राण बच जाता था, नहीं तो उनका प्राण बिल्कुल ही यमलोक में चला जाता था। इधर बाई साहब किले में आकर बड़ी शोक विहल होकर दीवान खाने में बैठ गई। उस तेजस्वी स्त्री की उस समय की स्थिति, उसके अविद्यमाने पराक्रम का यह अत्यंत दुखकारक परिणाम देखकर हम सबके हृदय भर आए। सब लोग इधर उधर चिंताकृत होकर धीरे धीरे यही बातें करने लगे कि अब बाई साहब को क्या करना चाहिए। परंतु बाई साहब के पास कोई भी नहीं जाता था। एक पहर के बाद शहर की हालचाल लेने के लिए बाई साहब छत पर आई। उस समय शहर का जो दीन दृश्य उनकी आंखों के सामने आया उसे देखकर उनके आंसू न रुक सके। भाई साहब को यह लगा कि मेरे कारण ही इन बेचारे निपराध प्राणियों की जाने जा। जब बाई साहब छत पर आई उस समय शहर का जो दीन दृश्य उनकी आंखों पर सामने आया उसे देखकर उनके आंसू रुक न सके। बाई साहब को लगा कि मेरे कारण ही इन बेचारे निपराध प्राणियों की जाने जा रही है। स्त्री का जो हृदय होता है बड़ा कोमल होता है। बाई साहब का हृदय दुख और करुणा से इतना ओतप्रोत हो गया कि उन्हें यह लगने लगा कि मैं महापातकी हूँ। यह निश्चय उनके मन में कायम हो गया और सब लोगों को बुलाकर उन्होंने कहा कि मैं महल में गोला बारूद भरकर इसी में आग लगाकर मर जाऊंगी। लोग रात होते ही किले को छोड़कर चले जाएं और अपने प्राण की रक्षा के लिए स्वयं उपाय करें। जिस वृद्ध सरदार ने सवेरे बाई साहब को किले लौटाया था अर्थात वही उसी समय भी आगे बढ़ा और बाई साहब को दीवान खाने में ले जाकर कहने लगा, महाराज आप जरा शांत हो। ईश्वर ही शहर पर दुख लाए, मनुष्य इसका कोई इलाज न कर सकता। आत्महत्या करना बड़ा पाप है। दुख में धैर्य धारण करके गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए कि उससे बचने के लिए कोई रास्ता निकल सकता है या नहीं। आप सूर हैं, रात में तैयारी करके शहर के बाहर निकल चला जाए। मौका पड़ने पर शत्रु से 2 हाथ लड़ते हुए घेरा तोड़कर पेशवा से मिला जाए। इस बीच में यदि मृत्यु आ गई तो बहुत अच्छा, वहाँ आत्महत्या करके पाप संचय की अपेक्षा युद्ध में स्वर्ग जीतना उत्तम है। इन शब्दों से बाई साहब का बहुत कुछ धीरज बंधा और वह स्वस्थ हुई। अर्थात बाई साहब को मन में ख्याल आने लगा कि मैं अपने ही किले में गोले और बारूद को भरकर आग लगाकर इसी में आत्महत्या कर लूँगी और सभी लोग अपने प्राण बचाने के लिए स्वयं से उपाय करें। लेकिन जो सरदार था, जो वृद्ध सरदार था 75 वर्ष का, जिसने सुबह अंग्रेज़ों की गोली से बचाने के लिए उसको भेज दिया था, उसी ने उसको समझाया कि आत्महत्या करने से अच्छा है कि आप युद्ध में स्वर्ग जीतना है उत्तम है। इन शब्दों को उसने कहा तो इन शब्दों से बाई साहब को अर्थात लक्ष्मीबाई साहब को कुछ धीरज बंधा और वे कुछ स्वस्थ हुई। बाई साहब रात के 11 बजे सब तैयारी करके किले के बाहर निकली। मोरोपंत, तांबे आदि जितने सगी संबंधी थे वे सभी हथियारबंद होकर घोड़े पर सवार होकर साथ हो गई। हर एक की कमर में मोहरें बंधी थी। खजाने में जो कुछ अर्थ था वह सब एक हाथी पर लादा गया और बीच में किया गया। साथ में 200 पुराने और जान पर खेल जाने वाले सरदार थे। इसके अलावा सवेरे अंग्रेज के छक्के छुड़ाने वाले 1200 विलायती बहादुर भी चल रहे थे। भाई साहब पजामा, स्टाकिन, बूट वगैरह वेश धारण किए हुए थे।
जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने पुरुष का वेश धारण किया हुआ था, पजामा स्टॉकिंग बूट पहनकर पुरुष का वेश धारण कर लिया था और हरवे हथियार की तरह पूरी लैस थी। भाई साहब जो बाई साहब है, यहाँ जो रानी लक्ष्मीबाई साहब थी, वह जिस घोड़े पर सवार थी वह एकदम सफ़ेद था। 2500 रुपये में वह खरीदा गया था और राज रतन के समान ही उसका आदर था। उस घोड़े पर बैठकर पीछे रेशमी दुपट्टे से अपने 12 वर्ष के दत्तक पुत्र को बांधकर और साथ में केवल 1 रुपये की रेजगारी लेकर महारानी बाहर निकली थी। शाबाश है उस स्त्री को। जैसे ही बाई साहब शहर से निकली कि अंग्रेजों को खबर मिली, तुरंत तो हल्ला करके सबको सावधान किया और तोप चालू कर दी गई। जैसे ही बाई साहब निकली तो अंग्रेजों को किसी प्रकार सूचना मिल गई और हल्ला करके सभी को सावधान कर दिया गया और तोपों को चालू कर दिया गया था। बाई साहब की जो बंदूक थी वे उसे दागती हुई घोड़ा फेंक कर भागी। उस हुल्लड़ में दोनों तरफ के बहुत से कट गए। जो बचे थे वे अंधेरे में रास्ता भटक कर जहाँ सींग समाया वहीं भागे और सवार ही सवार थे। उसमें अंग्रेजों को यह न पता लग पाया कि बाई साहब जो है, जो रानी लक्ष्मीबाई साहब का घोड़ा वह कौन सा है। बाई साहब ने जो घोड़ा फेंका वह पल भर में अंग्रेजी फौजों का घेरा तोड़कर उन्हें बहुत पीछे छोड़ता हुआ आगे निकल गया। इस तरह बाई साहब दुश्मन के घेरे को पार करके कालपी के रास्ते पर चल दिया। अर्थात जो रानी लक्ष्मीबाई थी उसके घोड़े की वजह से उन्होंने उस जगह को पार कर दिया और कालपी पहुंच गई। कालपी का रास्ता पकड़कर मंजिल दर मंजिल मारते हुए एक दिन सांझ के एक खेड़े में जाकर बस्ती की। कालपी वहां से लगभग 6 कोस रहा होगा। गांव के बाहर वृक्ष के नीचे उतरकर भोजन बना खाकर हम सो गए। प्रत्यूष बोला, एकाएक हल्ला सुनकर आँख खुल गई। उठकर देखता हूँ तो सैकड़ों सवार रास्ता उधेड़ते हुए चले आ रहे हैं। हम जल्दी जल्दी अपना सामान लपेट लफाट कर यह सोचते हुए भगवान अब जाने कौन सा संकट आएगा, सिपाही लोगों के साथ ही भागे। थोड़ी देर बाद समझ आया कि चरखारी में पेशवा की अंग्रेजों से मुठभेड़ हुई थी, तो उसमें पेशवा की हार हुई थी। उसकी जो हार थी उनके साथ झांसी वाली रानी भी थी। वह फौज लौट कर फिर कालपी जा रही थी। तब जरा हम निश्चिंत हुए कि ये अंग्रेज नहीं है, ये हमारी सेना है, ये हार कर दौड़ी हुई अपने विपरीत कालपी में जा रही है। तो फिर दौड़ते हुए जब उन्होंने देखा तब हम लोगों को जरा निश्चिंत हुआ। पो फटते फटते एक कुएं के पास जाकर बैठ गए। हम लोग बैठे ही थे कि 4-5 सवार कुएं की तरफ से होते हुए निकले। उसमें झांसी वाली रानी भी दिखाई दी। सारी की सारी पोशाक जो थी उनकी पुठानी थी, शरीर धूल से भर रखा था, मुख किंचित आरक्त मलान और उदास था। उन्हें बहुत प्यास लगी थी और घोड़े से उतरकर हमारे पास आकर पूछने लगी, आप लोग कौन हैं? मैंने तुरंत ही आगे बढ़कर हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप ही की प्रजा है। भाई साहब हम लोगों को पहचान गई। अर्थात हम लोगों का जो झुंड था, जो विष्णुगढ़ गोरसे वरसेकर थे, वे कुछ लोगों के साथ जंगल में थे और जब वहाँ रानी लक्ष्मीबाई आई तो वे घोड़े से उतर कर उनसे पूछने लगी कि आप लोग कौन हैं। तब उसने आगे बढ़कर कहा कि महाराज हम आपकी ही तो प्रजा हैं। तब भाई साहब हम लोगों को पहचान गई। मैं मटको ही जैसे ही कुएं में छोड़ रहा था, भाई साहब बोली, आप विद्वान हैं, आप पंडित हैं, अतः मेरे लिए पानी न खींचे, मैं ही खींच लेती हूँ। उनकी उदारता से भरे हुए शब्द सुनकर मुझे बड़ा बुरा लगा, परंतु निरुपाय होकर रस्सी और मटका रख दिया। भाई साहब ने पानी खींचकर उसी मिट्टी के पात्र से अंजलि बांधकर पानी पिया। दैव गति बड़ी विचित्र थी। फिर बड़ी निराशा मुद्रा में कहने लगी, मैं आज से चावल की हकदार, मेरी ऐसी रामूढ़ को विधवा धर्म छोड़कर यह सब उद्योग करने की कुछ जरूरत नहीं थी, परंतु धर्म की रक्षा के लिए जब इस कर्म में प्रवृत्त हुई तो इसके लिए ऐश्वर्य सुख मान प्राण सबकी आशा छोड़ बैठी हूँ। न जान कान से पाप के फल से ईश्वर हमें यश नहीं देते। चरखारी में लड़ाई हुई परंतु जय शत्रुओं को ही मिली। अर्थात जब पर चरखारी में लड़ाई हुई थी तो वहाँ पर भी जो विजय थी वह शत्रुओं को ही मिली थी, विरोधियों को ही मिली थी। अब वे कालपी की तरफ बढ़ आ रहे थे। जल्दी ही वहाँ भी जंग होगी, जो कुछ लीलार में लिखा होगा तो सो होगा ही। यह कहकर बाई साहब उठ गई। हम भी खड़े हो गए। बाई साहब घोड़े पर सवार हुई और एकाएक उन्होंने पूछा, कालपी क्यों जा रहे हैं? उनके पूछने पर मैंने कहा, कालपी से बहुत से दक्षिणी हैं, उनसे कुछ दक्षिणा लेकर यमुना पार करके गंगा स्नान के लिए ब्रह्मवत क्षेत्र जाना चाहते हैं। अर्थात विष्णुगढ़ गोरसे वरसेकर से रानी लक्ष्मीबाई ने पूछा कि आप कालपी क्यों जा रहे हैं? तब उन्होंने जवाब दिया कि वहाँ बहुत से दक्षिणी हैं और वहाँ से मैं कुछ दक्षिणा लेकर यमुना पार करके गंगा स्नान के ब्राह्मण क्षेत्र को जाना चाहता हूँ। अच्छा तुम कालपी में गोदाम पर आना। यह कहकर बाई साहब ने घोड़ा बढ़ाया। कालपी
में 3 दिन लड़ाई चली। पेशवा की फौजें लड़ाई के लिए बेकार हो चुकी थी। दिल्ली, लखनऊ, झांसी वगैरह की अंग्रेजों की जय होने से गदर वाले बहुत कुछ निराश हो चुके थे। इसलिए बहुत से पुराने तरबूजकार पलटने जो सेना थी वे लोग अपने प्राण के भय से पलटने छोड़कर चले गए थे। अंग्रेज सरकार ने उनके नाम पहले से ही जगह जगह जाहिरनामों पर लगा रखे थे। इसलिए भेष बदल कर वे लोग दूसरे काम धंधे करने लगे थे। जो लोग नए रखे गए थे वे बिल्कुल ही नवसिखिए थे। उन्हें ढंग की कवायद भी नहीं आती थी, इसलिए टिकाऊ नहीं थे। इतना ही नहीं, गदर का मतलब युद्ध में अच्छे और दमदार लोग भी जब मिलने को राजी नहीं हुए, तब नए सिपाहियों, चोरों, लुच्चों और लुटेरों की भर्ती होने लगी। उनका लक्ष्य लड़ाई न होकर लूट अधिक थी। अर्थात जब उन लोगों को अधिक अच्छी सेना ना मिलने लगी तो उस सेना में चोरों, लुच्चों और लुटेरों की भर्ती करने लगी। उनका जो लक्ष्य होता था वह लड़ाई न होकर लूट अधिक होता था। तीसरे दिन जब उन सिपाहियों को लगा कि जीत अंग्रेजों की होगी और पेशवा टूटेंगे, तो वे सैकड़ों लोगों की तादाद में लड़ाई का मैदान छोड़कर शहर में आ घुसे और दंगा, लूट, अनीति मचाई। चीनी की तो सड़क पर बिछायत बिछ गई। अनाथ स्त्रियों की बड़ी ही दुर्दशा की गई। ये लोग लूटपाट कर ही रहे थे, कितने में अंग्रेज लोग सारे मोर्चे जीतकर शहर में आ गए। उन्हें देखते ही ये डाकू सिपाही जहाँ सिंह समाया उधर ही भाग निकले। सैकड़ों की हत्या हुई। तांत्या टोपे, झांसी वाली बाई, राव साहब तो अपना रंग फीका करके पहले ही जंगलों में निकल गए थे। ग्वालियर में सिंधे सरदार के आश्रय में लड़वे लोग थे, वे तांत्या टोपे के साथ चले गए। कालपी में पेशवा की हार होने से जो पलटने थी वे ग्वालियर की ओर पलट पड़ी थी। मुरार में सिंधे सरकार की फौजी सावनी थी। उन्होंने वहां जाकर मोर्चा बांधा और सिंधे को कहलाया, या तो खर्चे के लिए हमें 4 लाख रुपये दे दो, नहीं तो मैदान में आओ। उस पर दिन भर राव राजवाड़दी ने जवाब दिया कि हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जयाजी महाराज सिंधे, उनके दीवान आदि सब फौजें लेकर मुरार नदी के पास पहुंचे और सिंधे की तरफ के बहुत पलटनियों ने कहा कि हम लड़ाई का ठाठ तो बांध देंगे, लेकिन पेशवा पर गोली नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वे आपके और हमारे दोनों के मालिक हैं। इतने में गदर वाली फौज की तरफ से तोप में पलीता दे दिया गया और मारू बाजे बजने लगे। सिंधे और दीवान की अपनी गोर के गोलंदाजों को बहुत बहुत कहा, मगर उन्होंने जवाब दे दिया कि हम नमक हरामी नहीं करेंगे। सिंधे राजा और दीवान दोनों ही घोड़े से उतर पड़े और अपने हाथ तोपों में बत्ती लगाई, परंतु तोपों के अंदर तो बाजरे की थैलियां भरी हुई थी। अब तो सिंधे राजा और दीवान रजवाड़े हक्का बक्का हो गए। अर्थात जो तोपों की थैली होती है उसमें गोले बारूद को भरा जाता है, लेकिन जब उन्होंने देखा तो उसमें उन सभी थैलियों में बाजरा भरा हुआ था। और इन सभी चीज़ों को देखकर राजा सिंधा और दीवान रजवाड़े हक्का बक्का हो गए। तुरंत ही घोड़े पर सवार होकर आगरा का रास्ता उन्होंने पकड़ लिया था। इधर लड़ाई की चुटपुट तो हो ही चुकी थी। 100-200 आदमी मारे काटे गए। इतने में सिंधे और उनके दीवान के भाग जाने की जब खबर सेना को मिली तो चारों ओर फैल गई और सिंधे की सिपाही सुनते ही इधर उधर भाग खड़े हुए। अर्थात पुराने समय में जो सेना हुआ करती थी वह तभी तक लड़ती थी जब उनका जो राजा है वह लड़ता था। जैसे उनका शासक उनको छोड़कर चला जाता था, उनकी सेना भी भाग जाती थी। लड़ाई बंद हो गई। श्रीमत पेशवा की ओर शहनाई बजने लगी। उन्होंने लश्कर की ओर कूच किया। सिंधे सरकार ने फूलबाग नामक एक बड़ा ही रमणीय बाग लगवाया था। श्रीमंत वहां एक रात बंगले में ठहर गदर वालों ने सारा बगीचा उजाड़ डाला। एक हाथी, ऊँट वगैरह इधर उधर छोड़ दिए। 100 पेड़ फूलों की दुर्दशा हो गई। उन्होंने एक बाग लगाया हुआ था, उस बाग की भी अंग्रेजों ने दुर्दशा कर दी थी। बंगले के अंदर लगे हुए शीशे तक फोड़ डाले थे। बंगले के अंदर जितने भी शीशे लगे हुए थे उन सभी शीशों को भी अंग्रेजों ने फोड़ दिया था। शहर में सराफा और दुकानें फटाफट बंद हो गई। सड़कों पर भूत लौटने लगा। फिर श्रीमंत ने डोरी पिटवा कर सब दुकानें खुलवाई और रीतिमत फिर से व्यवहार शुरू किया। शहर के राजमहलों को पहले किसे भेजा जाए, श्रीमंत राव साहब इसका विचार कर रहे थे। तब झांसी वाली रानी ने स्वयं वहां जाने की आज्ञा मांगी। राव सावर ने कहा कि शत्रु का शहर है, महलों में बड़े धोखे होंगे, बंदोबस्त करके ही जाना। तब बाई साहब 100-200 सवारों को लेकर बड़े गंभीर भाव से शहर में आई। सवारी सर्राफे और प्रमुख बाजारों से चली जा रही थी। बाई साहब के सामान में सिपाही आगे बंदूकों में हवा फायर करते चलते थे। इस तरह सवारी महलों में पहुंची। महल के पीछे वाले हिस्से के लोग अभी नहीं आए थे, कारण कि सब बाई साहब विंध्य के कारकुन थे। उन्हें जाकर कहा था कि इधर बाई साहब रहती है, अपने लोगों को इधर आने से रोक दीजिए। झांसी वाली रानी ने तुरंत ही अपने लोगों को ताकीद कर दी कि जहां बाई साहब के ताले पड़े हों उधर तुम जाने की
जाने का काम नहीं। बाईजा बाई साहब 4-5 दिन पहले ही महल छोड़कर परेड की तरफ चली गई थी। ये पाठ आपको पढ़ने में थोड़ा कम समझ आ रहा होगा, लेकिन फिर भी आप इसको अच्छे से समझते हुए चलिए, क्योंकि यह पाठ एक आंखों देखा गधर है, एक साक्षात्कार है जो विष्णु भट्ट गोडसे वर्से ही करने देखा तो उसी को इन पाठ में लिखा है। और इस टाइप का पाठ पढ़ने में थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन फिर भी आप पाठ को अगर अच्छे से समझ आइएगा तो आप सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसानी से बना लीजिएगा। इसलिए अगर आप इस पाठ में अभी तक बने हुए हैं तो इस पाठ को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ से आगे पढ़ते हैं कि झांसी वाली जो रानी थी, झांसी वाली रानी ने महल में जाकर पहले तो वहाँ की सब चीज़ें अपने ताबे में ली और फिर राव साहब और तांते टोपे को खबर भेजी कि यहाँ सब ठीक है, आप भी चले आइए। तब राव साहब की सवारी बड़े ठाट बाट के साथ शहर में बड़े बड़े बाजारों से होकर धीरे धीरे आगे चलती हुई महल में आई। शिंदे सरकार के मुनि में और कारकुनों को उनका भेंट की। राव साहब को लगा कि यहाँ ब्रह्म भोज कराना चाहते हैं, इसलिए कल से मुक्त द्वार भोजन का प्रबंध करो। बेसन के लड्डू और पकवानों के साथ साथ 1-1 रुपया दक्षिणा बांटी की जाए। जब तक हम यहाँ रहेंगे तब तक रोज यह कायदा चलेगा। मुनिमों ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज के हुक्म के अनुसार ही सब सरंजाम हो जाएगा, सब व्यवस्था किया जाएगा। इस तरह बड़ी राजी खुशी श्रीमत राव साहब ने 18 दिन बिताए थे। रोज मुक्त द्वार होता था। शहर का बहरबंद बहुत अच्छा कर रखा था। मुरार में तैनात थी, लेकिन 18वें दिन 11 बजे के लगभग अचानक बड़ी खलबली मच गई। एक पलटन खबर पड़ी कि आगरे से अंग्रेजी फौज ने आकर मुरार पर हमला बोल दिया है। उसी दम झांसी वाली बाई तांते टोपे राव साहब घोड़े पर सवार होकर एक फौज के साथ मुरार की ओर दौड़े आए। मुरार में घमासान युद्ध छिड़ गया। झांसी वाली की गोली लगी, पर वह मानी नहीं। दूसरा तलवार करारा हाथ उनकी जांघ पर पड़ा। उस समय वे घोड़े से गिरने लगी। तांते टोपे ने चट से उन्हें संभाल कर घोड़े आगे बढ़ा दिया। बाई साहब का मृत देह को एक जगह रखकर लोगों ने उसका दहन किया। अर्थात जब मुरार में घमासान युद्ध छिड़ गया था तो इस युद्ध में भी झांसी वाली जो रानी थी, उस रानी लक्ष्मीबाई ने को एक गोली लग गई थी और वह उतने पर भी नहीं मानी। दूसरा तलवार का कलारा हाथ उनकी जांघ पर पड़ा था। इस समय वह घोड़े से गिरने लगी थी, लेकिन तांते टोपे ने चट से उन्हें संभाल कर घोड़ा आगे बढ़ा दिया। बाई साहब के मृत देह को एक जगह पर रखकर लोगों ने उनका दहन किया, अर्थात उनका अंतिम संस्कार किया। अंग्रेजों की ही जीत रही इस युद्ध में भी। गदर वाले इधर उधर भागने लगे। इस प्रकार रामांगन में उस मशहूर देवी स्वरूपिणी स्त्री ने मृत्यु पाकर स्वर्ग को जीता। अर्थात इस युद्ध में ही जो रानी लक्ष्मीबाई थी वह देव स्वरूप जैसी स्त्री थी। उन्होंने मृत्यु पाकर स्वर्ग को जीता था, परंतु गदर वालों को सदा उत्साह और शूरता की चमकने वाली प्रत्यक्ष वीर श्री निस्तेज हो गई थी। अर्थात जो रानी लक्ष्मीबाई थी वे सदा उत्साह और शूरता से चमकते वाली प्रत्यक्ष जो वीर श्री थी वह निस्तेज हो गई थी। तो इस तरह रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। तो इस पाठ को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप इस पाठ को अच्छे से समझ नहीं पाए तो इस वीडियो को एक बार स्पीड बढ़ाकर जरूर देख लीजिएगा, तो आप पाठ को अच्छे से समझ जाइएगा। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को भी जरूर लाइक कर दीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के बीच भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन भी बना हुआ रहता है और हमारे पास क्लास 11 के स्टूडेंट्स भी और अधिक हो जाएंगे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसके PDF के अलावा भी अन्य कई चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के PDF मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अन्य इम्पोर्टेंट वीडियो में।